हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हसन सिद्दीकी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आदर्श सक्सेस पॉइंट। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12 का जो फिजिक्स का सब्जेक्ट है उसमें फर्स्ट चैप्टर जो है कूलॉम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। तो उसका जो मेन डेरिवेशन है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो आज उसको हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए दोस्तों हम उसका चित्र बना लेते हैं। उसका चित्र कैसे बनेगा? सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेंगे। ये है आपका एक वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। माइनस क्यू आवेश हो गया, प्लस क्यू आवेश हो गया। इसको नाम दे देंगे ए बी। ठीक है दोस्तों, ये आपका एक वैद्युत द्विध्रुव है, ए बी हो गया। ठीक है, और इसका ये मिड पॉइंट हो गया, मध्य बिंदु ओ। इसका जो मध्य बिंदु हो गया है वो ओ हो गया। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो लंबाई है मध्य बिंदु से माइनस क्यू की एल हो गई और ये भी हो गई एल, यानी पूरे वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी हो गई? 2 है। ठीक है दोस्तों, अब ये आपका वैद्युत द्विध्रुव तैयार हो चुका है। तो हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति क्या होती है? एंड ऑफ पोजीशन जो होती है यहाँ पे, और निरक्षीय स्थिति इसके मध्य बिंदु से ठीक ऊपर होती है। तो इसकी निरक्षीय स्थिति कहाँ हो जाएगी? यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से और मध्य बिंदु ओ से इसकी दूरी हो जाएगी r। ठीक, क्लियर? और फिर इसको ऐसे करके मिला देंगे, माइनस क्यू आवेश को इस मध्य बिंदु से और इसको इधर से। ठीक है, इसके बाद ये पॉइंट हो गया P। ठीक, ओके। यहाँ पे एक वैद्युत द्विध्रुव दे दिया गया है ए बी, इसके आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू है, इसका मध्य बिंदु O है और ये दूरी जो हो गई पूरी इसकी 2l हो गई। मध्य बिंदु से r दूरी पर वैद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर स्थित एक बिंदु क्या है? P है दोस्तों। ठीक है, फिर इसके बाद अब मान लेते हैं, माना बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण? माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा E2 है। ठीक है दोस्तों, तो E1 कितनी हो जाएगी? E1 कितनी हो जाएगी? E1 ऐसे जाएगी, ये वाली जो होगी वो E1 हो जाएगी। ठीक, ये आपकी हो गई E1 थी। ये E1 हो गई। ठीक है, अब E2, जब E1 ये हो गई तो E2 ये हो जाएगी, तो ये आपकी हो जाएगी E2। ठीक है, E1 ये हो गई, E2 ये हो गई। तो निरपेक्ष वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? E हो जाएगी। उसकी दिशा ये हो जाएगी। ठीक, उसकी दिशा ये हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी हो गया, इसके मिड पॉइंट से इसकी निरक्षीय स्थिति में एक r दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 व E2 है और इसकी निरपेक्ष वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। ठीक है, तो ये कोण आपका हो जाएगा थीटा। ठीक है, और ये कोण भी आपका हो जाएगा थीटा। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि AP आपका कितना हो जाएगा। ठीक है, तो AP आप देख सकते हैं, ये लंब हो गई R, ये आधार है यानी बेस, तो L हो गई। तो आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो आपका AP कितना हो जाएगा? AP इज इक्वल टू अंडर रूट कितना?
AO स्क्वायर प्लस कितना OP स्क्वायर। ठीक है, तो आपका AP आ जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आपका हो जाएगा AO L स्क्वायर OP R स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब BP आपका कितना हो जाएगा, BP यानी ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट कितना AO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। तो ये भी आपकी BP भी आ जाएगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, तो आपकी BP हो गई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट के साथ ही, और आपकी कितनी AP भी हो गई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, फिर अब बात क्या करेंगे, अब बात करेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा की। तो कितना हो जाएगा E1 कॉस थीटा भी इस दिशा में जाएगा और E2 कॉस थीटा भी इसी दिशा में जाएगा। ठीक है दोस्तों, E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा दोनों की दिशा ही इधर होगी, तो E बराबर हो जाएगा E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। ठीक, E1 cos थीटा E2 cos थीटा दोनों की दिशा समान है, तो हो जाएगा E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब बात करते हैं कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा किस दिशा में जाएंगे। तो ये E2 sin थीटा और ये हो गया आपका E1 sin थीटा। ठीक है दोस्तों, E2 sin थीटा और E1 sin थीटा दोनों विपरीत दिशा में हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको शायद ये वाला चित्र ऊपर वाला जो है ये आपको ना समझ में आ रहा हो, तो हम अलग दिखा देते हैं। यहाँ से देखिए, ये हो गया आपका बिंदु P। ठीक, बड़ा बड़ा बना देता हूँ। ठीक, फिर ये सीधी लाइन आ गई, ये हो गई आपकी E2 sin थीटा। ठीक, अब दिख रहा होगा शायद, ये हो गया आपका E1 sin थीटा, ये हो गया आपका बिंदु P। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद ये थोड़ा सा ये लाइन आएगी, थोड़ा सा ये लाइन आएगी ऐसे, ये आपकी हो जाएगी क्या, ये आपका हो जाएगा E1। ठीक, और ये आपकी सीधी लाइन आएगी, ये आपकी सीधी लाइन आ गई E। ठीक, ये आपकी हो जाएगी E, और फिर इसके बाद क्या होगा, ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा E2। ठीक, आप समझ में आया। ठीक है, अब समझ में आया। तो ये आपका हो गया E1 sin थीटा, ये E2 sin थीटा, ये आपका E1 हो गया, ये E हो गया, ये E2 हो गया, और ये हो गया आपका E1 cos थीटा, ये E2 cos थीटा। E लिख देता हूं इधर, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, ये आपका है E1 cos थीटा और ये है E2 cos थीटा। दोनों जो है समान दिशा में हो गए। तो आपका ये जो ऊपर वाला ये फिगर है, ये आपका इधर साइड में समझा दिया, ये मेन है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी थ्योरी की। सबसे पहले आपको चित्र बनाना होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको चित्र बनाना होगा, चित्र के बाद में आपको थ्योरी लिखनी होगी। तो मैं इसकी एकदम आसान सी चित्र के हिसाब से मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ,
वो आप नोट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे माना। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिसके आवेश -q तथा +q हैं। ठीक है, जिसका मध्य बिंदु O है, जिसका मध्य बिंदु O है और द्विध्रुव की लंबाई, जिस द्विध्रुव की लंबाई 2l है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिसकी लंबाई 2l है तथा इसका मध्य बिंदु O है, इसके दोनों सिरों पर -q तथा +q आवेश विद्यमान हैं। ठीक है दोस्तों, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर द्विध्रुव की निरक्ष पर स्थित एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, जिस पर वैद्युत -q तथा +q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा E2 है। बिंदु P पर -q तथा +q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा E2 है। ठीक, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, तब, तब लिख के आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, पूरी थ्योरी आप नोट कर लेंगे। तो आप शुरू करते हैं हम अपना डेरिवेशन। अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/bp²। ठीक है दोस्तों, E1 बराबर क्या हो जाएगा, bp², यानी bp कितना है, bp है आपका √r² + l², तो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² + l²। ठीक है दोस्तों, ऊपर क्यों रहेगा। ठीक, अब E2 कितना हो जाएगा, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना q/AP²। ठीक, तो AP भी आपका कितना है, √r² + l² है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/ कितना r² + l² हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद भी थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। तो हम क्या लिखेंगे, बिंदु P पर E1 तथा E2 को अक्ष के समांतर तथा द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत घटकों में विभाजित करने पर E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा परस्पर बराबर तथा विपरीत होने के कारण परस्पर कट जाएंगे, यानी एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। और तथा E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा परस्पर बराबर तथा समान दिशा में होने के कारण एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद क्या करेंगे, E बराबर कितना, हम जानते हैं E1 और E2 दोनों बराबर हैं, आप देख सकते हैं ये E1 है ये E2 है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² + l² इसका मान है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r² + l² इसका मान है, तो दोनों सेम हैं। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, E1 cos थीटा प्लस E2 की जगह E1 लिख सकते हैं, तो लिख देंगे E1 cos थीटा। ठीक, E बराबर क्या हो जाएगा, 2E1 cos थीटा, दोनों जुड़ जाएंगे तो 2E1 cos थीटा हो जाएगा। तो E बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r² + l²। ठीक, इनटू क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने कुछ नहीं किया, E1 का मान यहाँ से उठा के पूरा E1 का मान यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q/r² + l²। ठीक है, फिर यहाँ पे cos थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आपने जो है 10th में फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या, cos थीटा बराबर आपने पढ़ा होगा आधार बटे कर्ण। ठीक है दोस्तों, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है।
तो यहाँ पे आधार आपका क्या है, चाहे इसमें देखें चाहे इसमें देखें, आधार आपका L है और कर्ण आपका दोनों तरफ बराबर है। अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इसमें है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इसमें है। तो कॉस थीटा पे लिख देंगे की जगह पे लिख देंगे आधार यानी L अपॉन कर्ण यानी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, समझ गए। कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दिया है आधार बटे कर्ण वाला। आधार का मान L है, L रख दिया, कर्ण का मान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रख दिया। ठीक, E इज इक्वल टू कितना हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यों L हो गया, 2 क्यों L हो गया। ठीक है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यानी आपको एक चीज बताओगी x, जैसे मान के लिए x है इनटू अंडर रूट x है। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या लिख सकते हैं x इनटू x की पावर 1/2। तो जब पद समान होते हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो 1/2 और प्लस यहाँ पे 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 यानी 3/2। तो x की पावर 3/2 हो जाएगी। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है और यहाँ अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। तो दोनों गुणे में है तो पद भी समान है, तो घाटे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगी। तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद हो जाएगा E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यों L, चूंकि हमें पता है P इज इक्वल टू क्या होता है 2 क्यों L। ठीक है, ये क्या है, P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो P का मान होता है 2 क्यों L, तो यहाँ लिख देंगे P और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2। अब यहाँ पे एक कंडीशन हमें लगानी होगी, क्या लगानी होगी, यदि क्या हो L लेस देन R हो। ठीक है, यानी L R को देखते हुए बहुत छोटा हो, R बड़ा हो और L छोटा हो, यानी वैद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा हो। ठीक है, तो L को क्या लेने पर, तब L को क्या लेंगे, नगण्य लेंगे। नगण्य का मतलब L का मान लगभग 0 कर देंगे। तो E बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P। ठीक, और यहाँ पर रहेगा आर स्क्वायर, L का मान नगण्य है तो प्लस में वो जुड़ेगा नहीं, L नगण्य हो गया, L नगण्य हो जाएगा 3/2। ये आर स्क्वायर है, ये पावर है, ये कट जाएगी। E बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब हो जाएगा P। ठीक है, तो ये दोस्तों आ गई वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा जरूर, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे जितने वीडियोस हैं उन्हें लाइक जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।